हेलो ऑल सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। तो आज जिस एडिटोरियल का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर द हिंदू एंड रिटन बाय मिस्टर आदित्य सिन्हा। द टाइटल इज रिकैलिब्रेटिंग मेरिट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एक चेंज है आप लोगों के लिए। जैसे कि हर बार मैं आर्टिकल पहले पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, देन वी विल गो टू द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो टुडे वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट दिस इज अ स्लाइड चेंज. I think with this approach, you guys will able to understand the article more clearly. Okay, so first we will do the important words. I know it's a little bit more for today because there are three slides for important words, but trust me, I think this method will help you more. So let's start with the important word first. कैलिब्रेट टू चेक एडजस्ट और स्टैंडर्डाइज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. दैट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, बट यू कैन रिलेट विद इट. आप रिफिल कराने जाते हो, फ्यूल स्टेशन जाते हो, पेट्रोल पंप जाते हो, तो आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप जीरो चेक करिए कि जीरो है, देन वी विल स्टार्ट. तो वो क्या कर रहे हैं? वो कैलिब्रेट कर रहे हैं उस मीटर को टू जीरो, ताकि उससे आप रीडिंग एक दो तीन आपने जितने भी लीटर ऑफ पेट्रोल लेना है, फॉर एग्जाम्पल हैव टू टेक 5 liters ऑफ पेट्रोल, सो यू विल स्टार्ट काउंटिंग इट फ्रॉम जीरो, राइट? सो ये क्या हुआ? कैलिब्रेट हुआ. फिर एक पर्सन को उन्होंने दे दिया, वो 5 पे स्टेबल हो गया उनका मीटर. देन अगेन जो दूसरा वाला इंसान है उसको देना है, तो उस केस में क्या, वो वापस उसको रिकैलिब्रेट करेंगे टू जीरो टू स्टार्ट गिविंग फ्यूल टू अनदर पर्सन. सो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आपको एडजस्ट करते रहना पड़ता है टू गेट द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ वट एवर यू आर मेजरिंग. और अभी यहाँ पे जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे स्कूल कॉलेजेस में, लैब्स में, वहाँ पे आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा होगा, वेदर इट इज़ केमिस्ट्री, फिजिक्स और ऐसा कुछ भी. मतलब आई गेस फिजिक्स में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का ऐसे आपको कैलिब्रेट करना और ये सारा पार्ट आता है. तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि कैलिब्रेट मतलब इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है कोई भी रीडिंग लेने से पहले. तो यहाँ पे और जिन्हें नहीं भी किया है उनके लिए मैंने जैसे एक्सप्लेन करा, आप उससे रिलेट करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी. मेरिट, इसका एक मेरिट वर्ड है और क्रेसी, दोनों को मिला के ये वर्ड बना है. मेरिट का मतलब होता है, एक सिंपल वर्ड में मैं बताऊंगी, योग्यता. ठीक है, तो मेरिटोक्रेसी, जैसे ऑटोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी, मेरिटोक्रेसी हियर इज अ टाइप ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी विच डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, बट इसको एक तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों को उनके पोजीशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस और सक्सेस के बेसिस पे उनको ये सब चीज़ें कैसे मिलती है, पावर, इन्फ्लुएंस या सक्सेस, उनकी एबिलिटीज़ या उनकी मेरिट के ऊपर, उनकी योग्यता के ऊपर. तो एक ऐसा समाज जहाँ पे लोगों को हर चीज़, पावर, दैट इज़ पावर, इन्फ्लुएंस, सक्सेस, हर चीज़ उनको उनकी योग्यता अनुसार मिलती है, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ के अनुसार मिलती है. उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी. फिर है वर्ड एक्सटेंसिव, मतलब टू अ लार्ज डिग्री और अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत हद तक, समझ रहे हैं? उसका ये मतलब होता है. प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया, मतलब आप किसी चीज़ का समर्थन कर रहे हो, पब्लिकली उसके बारे में बोल रहे हो, दैट इज प्रोपोनेंट. एंड क्रिटिक इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट, किसी की आप गलत चीज़ों के बारे में बोल रहे हो, वो क्रिटिक होता है, किसी की कमियां निकालना. ठीक है. कंपेलिंग इज पावरफुल एंड इरेजिस्टिबल इफेक्ट, मतलब बहुत ही पावरफुल इफेक्ट. डिस्टोपिया, अ सोसाइटी और कम्युनिटी दैट इज एक्सट्रीमली बैड और फ्राइटनिंग, सो ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत ही बुरी है और भयानक है, भयंकर है, डराने वाली है, फ्राइटनिंग. इन्विजन का मतलब होता है विजुअलाइज करना, सोचना कि एक एज अ ड्रीम या किसी चीज़ को विजुअलाइज करना कि ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो विजुअलाइज करना, अपने माइंड में सोचना उस चीज़ को. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आपको एक टर्म देखने को मिलेगा हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे. तो वो किस चीज़ को रेफर करता है? वो एक सोसाइटी की एक कैटेगरी को रेफर करता है जहाँ पे लोगों को रैंकिंग्स दी जाती हैं बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सोशियो और इकोनॉमिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका सोशियो का मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिक यू नो इकोनॉमी विच इज रिलेटेड टू मनी. सो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक्स. सोशल फैक्टर इज रेस, ओके, एजुकेशन एंड पावर. सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक कैटेगरी डिफाइन करने का तरीका है जहाँ पे लोगों को रैंकिंग उनके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर दी जाती हैं. वो फैक्टर्स आप रीड करोगे दोबारा, सो यू कैन रीड अगेन, दैट इज वेल्थ एंड ऑल. ओके, एजुकेशन. डिविसिव, लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट. डिविसिव मतलब मतभेद कराने वाला या लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट कराने वाला. इंटाइटलमेंट, ऑफिशियल राइट, you are entitled to do your job. Okay, so you have official rights to do your job. Resentment, anger, displeasure. इरोडिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, इसको हिंदी में क्षीण होना बोलते हैं, कि जो ऑल ऑफ अ सडन जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है उसको इरोड होना बोलते हैं. सोशल कोहेशन, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ सॉलिडारिटी अमंग मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी. सो कोहेशन मतलब एक दूसरे से जो जुड़े रहने का, एक कम्युनिटी का एक वो होता है, एक ट्रेट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सॉलिडारिटी मतलब एकजुटता उस एक कम्युनिटी के लोगों के बीच में. सो एवरी वन ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल एंड वी आर सोशली बाउंडेड बाई ऑल अदर, आर फ्रेंड्स, रिलेटिव, आर कम्युनिटी, आर नेबर्स. सो सोशल कोहेशन का मतलब ये होता है कि आपस में हमारे रिश्ते जो होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, कितना एकजुट होकर हम रहते हैं एज अ कम्युनिटी.
मास्किंग टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन और नोटिस्ड। तो ये तो बहुत ईजी है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि अगर आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर वो वर्ड ना समझ में आए तो किसी चीज़ को इस तरीके से ढकना छुपाना ताकि वो नजर ना आए या नोटिस में ना आए। परपेटुएट का मतलब क्या होता है? टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, परपेचुअल। ओके। हेरारकीज तो आई गेस एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर, सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज, एक हेरारकी में होती है चीज़ें कि सबसे टॉप लेवल पे सीईओ, उसके नीचे फिर डेप्यूटी कोई से भी रैंक्स होती हैं, फिर उसके नीचे आते हैं सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर उसके नीचे जो होते हैं नॉर्मल वर्कर्स या यूजर्स, जिस भी वर्ड्स आप डिफाइन करते हो। सो दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी स्टैंडर्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सो मेनी थिंग। हेरारकी फिर सोसाइटी के टर्म्स में देखेंगे तो उसमें भी एक हेरारकी होती है। सो वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है। बेसिकली ये कैटेगरी को बोला जाता है कि किस तरीके से कौन किसके ऊपर है, कौन उसके नीचे है, इस चीज़ को हेरारकी बोलते हैं। गाइस अ वे इन विच समबडी समथिंग अपीयर्स। ओके। बायस का मतलब आप सबको पता होगा, किसी के टुवर्ड्स फेवर करना, किसी के अगेंस्ट में रहना। सो बायस एंड बायस। ओके। कॉन्टीजेंसी पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। इनएडवर्टेंट डन विदाउट थिंकिंग अनप्लान्ड। इंट्यूटिव बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। एक्सरबेट किसी बुरी चीज़ को और ज़्यादा वर्स कर देना, एक्सरबेट कर देना, सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी टू कंप्लीटली ऑपोजिट ग्रुप को डिवाइड करना। ओके। जैसे कोई दो डिफरेंट ओपिनियन के लोग हैं, उनको कंप्लीटली ऑपोजिट ग्रुप से रखना, कि एक ईस्ट बोल रहा है तो एक वेस्ट बोल रहा है, तो बहुत ही, या नॉर्थ पोल साउथ पोल। ओके। सो वो क्या है, वो बेसिकली वहीं से आया है, पोलर्स है वो, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन को एकदम अलग अलग ग्रुप में बांट देना, कि ये एक्स को लाइक कर रहा है, ये वाई को लाइक कर रहा है, या इसका एक्स ओपिनियन है, इसका वाई ओपिनियन है, एंड दे आर इन एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप। ओके। रेप्लीकेट डुप्लीकेट। डिस्पैरिटी नोटिसेबल एंड अनफेयर डिफरेंस। एक टर्म आएगा आर्टिकल में, ब्लैक बॉक्स एआई। सो ये मैंने इतना 4 लाइन का डेफिनेशन डाला है। आई नो इट्स लिटिल मोर, बट प्लीज़ आप इसको रीड करो, जिससे आपको इसका एक्चुअल में पता चले कि मतलब वो किस टर्म की बात कर रहा है। बिकॉज आफ्टर रीडिंग दिस आई एम श्योर आपको कहीं और से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टर्म्स को। ओके। सो ये एक ऐसा वो होता है कि जिसमें एक ब्लैक बॉक्स एआई बोलते हैं कि इन जनरल सेंस इसमें इनपुट क्या जा रहा है वो आपको नहीं पता है, यू कैन ओनली सी द आउटपुट्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकिंग द इनपुट, यू कैन सी द डिसीजन और द कंक्लूजन, एंड you will not get any explanation to that why that decision has been taken by the AI. Okay. You cannot see the input, you cannot see the operations performed by the AI or any other thing it has done to reach to the conclusion. You will not be able to see that, you will just see the decision or the conclusion. सो इट इज़ impenetrable, मतलब उसके अंदर जाके आप नहीं देख सकते हो। सो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी डेंजरस, ब्लैक बॉक्स एआई। सो इसका डेफिनेशन है यहाँ पे। ओके ना। ओके। 3 more words। ऑब्सक्योर, नॉट वेल नोन। ये इसमें अगर कोई भी ऐसा वर्ड होगा, इफ़ यू वांट कि मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज जो बहुत छोटे वर्ड हैं और जिसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू नीड लेट मी नो। ओके। अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ। हेगेमनी, कंट्रोल बाय वन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ओवर अदर कंट्री। ओके। So let's start the आर्टिकल, रिकैलिब्रेटिंग मेरिट इन द एज ऑफ एआई। सो अब हम लोगों को अपनी योग्यता को किस तरीके से एडजस्ट और रिकैलिब्रेट करना होगा इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The concept of meritocracy, wherein individuals are rewarded and advanced based on their ability, achievement, and hard work rather than their social status or background, has been extensively debated. ये जो कॉन्सेप्ट है मेरिटोक्रेसी का, जहाँ पे लोगों की योग्यता के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें दी जाती हैं, जहाँ पे एक इंसान को रिवॉर्ड या अवार्ड मिलता है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग और उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग, ना कि इस बेसिस पे कि उनका सोशल स्टेटस और उनका बैकग्राउंड क्या है। ये जो पूरा चीज़ है कि मेरिट के ऊपर देना और उनके सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड पे ना देना, ये एक्सटेंसिवली डिबेटेड है, मतलब बहुत हद तक, बहुत डिग्री तक डिबेटेड है, बहुत ज़्यादा डिबेटेड है इन शॉर्ट। Proponents and critics of meritocracy offer compelling arguments about its impacts on society, highlighting its virtues and shortcomings. Proponents अभी हमने पढ़ा, जो उनके फेवर में बोलते हैं। critics जो फेवर में, सपोर्ट में, सोशली पब्लिकली बोलते हैं। critics जो उनकी नेगेटिव, किसी भी चीज़ की नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो जो भी फेवर करने वाले हैं या फिर जो भी अगेंस्ट में बोलने वाले हैं, किसके खिलाफ? मेरिटोक्रेसी के खिलाफ। ऑफर कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बहुत कन्विंस करने वाले वो तर्क वितर्क जो होते हैं वो देते हैं। किस चीज़ के ऊपर देते हैं कि मेरिटोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, और वो क्या हाईलाइट करते हैं? इट्स वर्च्यू, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, और शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। ठीक है। तो जो भी उसके प्रोपोनेंट और क्रिटिक्स हैं वो उसके बारे में बहुत बातें करते हैं और उनके इम्पैक्ट के बारे में बताते हैं और उनके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ मेरिटोक्रेसी हैज विटनेस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिटिक्स एंड एनालिसिस ऑफ थिंकर्स सच एज माइकल यंग, माइकल सैंडल एंड एड्रियन वुलड्रिज। ओके। सो जो ये मेरिटोक्रेसी इवॉल्व हुआ है उसने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, और उस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ है मेरिटोक्रेसी, जो क्रिटिक्स और एनालिसिस करने वाले जो थिंकर्स थे, ये 2-3 थिंकर्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, माइकल यंग, माइकल सैंडल एंड एड्रियन वुलड्रिज। किसी का नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके। वेरिड व्यूज़,
Young, a British sociologist, foresaw a dystopian meritocratic world in his satirical book The Rise of Meritocracy 1958. यंग माइकल यंग जिनकी ऊपर बात हुई है वो एक ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट थे जिन डायस्टोपियन का भी हमने क्या मतलब पढ़ा था कि जो भी बहुत एक खतरनाक और भयंकर समाज की जो कल्पना थी उनने एक मेरिटोक्रेटिक वर्ल्ड बहुत ही खतरनाक मेरिटोक्रेटिक वर्ल्ड का के बारे में बोला है अपने बुक में, जिस बुक का नाम है राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी 1958. ही इन्विजन मतलब क्या इन्विजनड, उनने ये चीज़ देखी, विजुअलाइज करी फ्यूचर स्पेशली 2034 एज अ सोसाइटी वेयर सोशल क्लास एंड मोबिलिटी वर डिटरमाइंड सोली बाय इंटेलिजेंस एंड एफर्ट एज मेजर थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड एजुकेशनल अचीवमेंट. उनने एक ऐसे समाज की परिकल्पना या उसको अपने दिमाग में इमेजिन करा, और स्पेशली कौन से साल की बात हुई है यहाँ पे 2034 की, जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें कि सोशल क्लास मोबिलिटी ये सारी चीज़ें किस चीज़ से किसका क्या सोशल क्लास है, कौन कहाँ मोबिलिटी मतलब आप कितना मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब चीज़ें किस चीज़ से डिटरमाइन या मेजर की जाएंगी, इंटेलिजेंस और एफर्ट के ऊपर. और उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मैकेनिज्म होगा जिसको एजुकेशनल अचीवमेंट का नाम दिया गया यहाँ पे. मतलब कि एजुकेशनल अचीवमेंट के ऊपर ही आपके इंटेलिजेंस और एफर्ट को काउंट किया जाएगा, और उसी बेसिस पे आपको वहाँ पे एक सोशल क्लास या जो भी है वो आपको आपका डिटरमाइन होगा कि आप किस क्लास के बिलोंग करते हो, क्या हो आप. It was a critic of then emerging trend towards a merit based system which he feared would lead to a new form of social stratification. सो इट वॉज अ क्रिटिक ऑफ उस टाइम जो एक इमर्ज हो रहा था ट्रेंड मेरिट बेस्ड सिस्टम का, उससे मतलब वो डर के उन्हें एक वर्ड लेकर आए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो मतलब उनका ये कहना था कि अगर ये मेरिट बेस्ड पे जैसी चीज़ें जा रही हैं, अगर ऐसा चलता रहेगा तो क्या होगा, सोशल एक स्ट्रैटिफिकेशन होगा. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब हमने पढ़ा अभी कि वो एक सोसाइटी को एक कैटेगरीज में डिवाइड करना. तो वो सारा डिवीजन किस बेसिस पे हो जाएगा, मेरिट बेस्ड सिस्टम पे हो जाएगा. Sanders' critic focuses on the divisive consequences, arguing that meritocracy fosters a sense of entitlement among the successful and resentment among those left behind, thereby eroding social cohesion. सैंडल्स ऊपर हमने एक पढ़ा था कि जो कि फिलोसफर थे, थिंकर है. उनने क्या बोला कि उनने इसके डिविजिव मतलब बहुत उसके डिवाइड करने वाले लोगों के बीच में कॉन्सिक्वेंस होंगे. उनने क्या आर्ग्यूमेंट पास करा अपना कि जो मेरिटोक्रेसी है, फॉस्टर्स मतलब उसको पनपना, मतलब वो धीरे धीरे ग्रो होना, वो उस चीज़ को फॉस्टर बोलते हैं. तो उन्हें क्या आर्ग्यूमेंट किया कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब एंटाइटल क्या होता है, एक ऑफिशियल राइट या हक आपको दिया गया है. तो जो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे वो अपना राइट समझेंगे उस चीज़ के ऊपर, क्यों, क्योंकि उनको मेरिट के बेस पे मिला है. और रिसेंटमेंट मतलब एंगर और गुस्सा उन लोगों में बढ़ जाएगा जिनको वो चीज़ नहीं मिली है. और ये क्या होगा, इस एक डिवाइड, जो सक्सेसफुल होंगे उसके और जो नहीं होंगे उनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट हो जाएगा, एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा. और इससे क्या होगा, सोशल कोहेशन मतलब लोगों के बीच में आपसी जो संबंध है, जो परस्पर संबंध है, वो इरोड होने लगेंगे, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे. इरोड का मतलब होता है क्षीण होना, धीरे धीरे खत्म होना. Critical theories, including those from the Frankfurt School, also argue on similar lines by critiquing meritocracy for masking deeper power dynamics and inequalities. फिर critical theories जो थे, जिनमें कि फ्रैंकफर्ट स्कूल की भी कुछ थ्योरी शामिल है, वो भी यही आर्ग्यूमेंट देती हैं. सिमिलर मिलता जुलता आर्ग्यूमेंट है उनका, जो कि मेरिटोक्रेसी के बाद नेगेटिव बातें बताई गई हैं जिसमें. और उसमें क्या उसको बोला गया, मेरिटोक्रेसी है जो जो पावर डायनामिक्स और इनइक्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, इनइक्वालिटी को. और ये मतलब मास्किंग का मैं अभी हमने पढ़ा था, मतलब क्या होता है कि उसको मतलब अननोटिस्ड जा रही है जो चीज़ें, बट हम बहुत डीपली अगर उस चीज़ को देखेंगे तो वो उसमें पावर डायनामिक्स और इनइक्वालिटीज़ को लेके कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ठीक हैं. दे से दैट मेरिटोक्रेसी कैन परपेटुएट सोशल हायरार्कीज by legitimizing the status of the elite under the guise of fairness and neutrality. अभी क्या कह रहे हैं कि मेरिटोक्रेसी क्या करेगा, सोशल हेरारकी को जो है वो लीगल, लेजिटिमाइजिंग का मतलब होता है लीगल बताना. जो सोशल हेरारकीज हैं, मतलब कोई ऊपर है, कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है या कोई उसके अंडर में काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को वो लीगल दिखा देगा. और उससे क्या होगा कि जो इलीट क्लास है वो क्या मतलब वो उनको वो एक फेयरनेस का एक चोला मिल गया कि हाँ हम वी आर डिजर्विंग, वी आर इंटेलिजेंट, वी हैव एजुकेशनल अचीवमेंट्स, सो वी आर द इलीट क्लास, एंड वॉट एवर वी आर गेटिंग, हम लोग को जो भी मिल रहा है वो सब कुछ फेयर है. सो यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरीके से वो जो नीचे तबके के लोग या जो भी मतलब किसी के अंडर में काम कर रहे हैं या कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ने का मौका उनसे उनसे मतलब नहीं, उनको उस तरीके का फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. और ये क्यों ऐसा होगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर वो आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो कि बीइंग वाई यू आर एन एलीट, वाई यू आर डूइंग अ स्मॉल जॉब, तो वो उसको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा. और ये क्या है, ये फेयरनेस और न्यूट्रलिटी के ऑब्वियसली अगेंस्ट है ये चीज़ें. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट चैलेंज द नोशन ऑफ मेरिट, क्वेश्चनिंग हु डिवाइंस मेरिट एंड हाउ इट इज मेजर्ड. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो कुछ लोग थे उनने क्या चैलेंज किया कि नोशन मतलब आइडिया ऑफ मेरिट की क्या है, आइडिया क्या क्या है उसका डेफिनेशन, और कौन इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, आप उसको कैसे मेजर कर रहे हो. तो इन सारे आइडियाज़ को लेके लोगों के बीच में बहस छिड़ी. दे आर्ग्यू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड रिफ्लेक्ट द बाइजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ दोज इन पावर. उन्हें ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो मेरिट का कॉन्सेप्ट है
ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो बायस की किसी पे फेवर करना, किसी के अगेंस्ट में रहना, और इंटरेस्ट ऑफ दोज इन पावर, मतलब जिनके हाथ में पावर है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट उनका फेवर कर रहा है। समझ आ रहा है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हाईलाइट्स द फ्लूडिटी एंड कॉन्टीजेंसी ऑफ मेरिट, सजेस्टिंग दैट मेरिटोक्रेटिक सिस्टम आर इनहेरेंटली सब्जेक्टिव एंड कैन री एग्जिस्टिंग इनक्वालिटीज। फिर ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि जो भी फ्यूचर में सिचुएशंस आने वाली हैं मेरिट को लेके, वो ये सजेस्ट कर रही है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो सब्जेक्टिव है, और क्या रीइंफोर्स कर रहा है, इनइक्वालिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और उसको और ताकत के साथ इन्फोर्स कर रहा है समाज के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट टू यंग डायस्टोपियन विजन ऑफ मेरिटोक्रेसी लीडिंग टू अ रिजिड क्लास सिस्टम एंड सैंडल्स एम्फेसिस ऑन इट्स moral and social repercussion, Woolridge lays stress on the practical evolution of meritocracy and potential for reform. इन कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंप्लीटली ऑपोजिट। तो यंग्स, जो हम लोगों ने ऊपर 2-3 थिंकर्स की बात करी थी, उन लोगों के आइडियाज़ बताए गए हैं इस पैराग्राफ में कि यंग का जो डायस्टोपियन विजन है मेरिटोक्रेसी को लेकर, जो कि बहुत एक रिजिड क्लास सिस्टम बन जाएगा, वो ऐसा कह रहे हैं। और सैंडल्स ने किस चीज़ के ऊपर इन्फेसिस किया है कि मोरल और सोशल रेप्रिकॉशन मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स। वुलरिज ने क्या किस चीज़ पे फोकस किया है कि इस बात पे उन्होंने जोर डाला है कि प्रैक्टिकल इवोल्यूशन ऑफ मेरिटोक्रेसी, किस तरीके से मेरिटोक्रेसी आया और उसका क्या क्या रिफॉर्म हो सकता है, कि ठीक है ये पूरा एज अ सिस्टम गलत नहीं है, बट उसमें हम क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो ये तीनों थिंकर्स के बारे में कौन क्या सोच रहा है और किसने किस चीज़ पर जोर डाला है, ये बता रहे हैं। In his book, The Aristocracy for Talent, he explored how meritocracy, initially a force for progress and social mobility, has inadvertently fostered new inequalities by becoming somewhat hereditary, with privileges being passed down generation. तो वुलरिज ने एक बुक लिखी है, द एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट। उनने क्या उसमें लिखा है कि मेरिटोक्रेसी जो इनिशियली शुरुआत में था, वो क्या था, एक फोर्स ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की आगे बढ़ने के लिए वो एज अ फोर्स उसने काम किया, सोशल मोबिलिटी के लिए एज अ फोर्स काम किया। बट फिर क्या हुआ कि बट अनएक्सपेक्टेडली उसने एक नया वो इनइक्वालिटी डेवलप कर दिया बाई बिकमिंग समवॉट हेरिडिटी विद प्रिविलेजेस बीइंग पास डाउन जनरेशन। अभी इसमें क्या हो कि अगर आप इमेजिन करो कि एक सोसाइटी है जहाँ हर कोई बराबर है, हर कोई बराबर अर्न कर रहा है, हर किसी की बराबर की, दिस इज जस्ट अ वर्चुअल इमेजिनेशन, सब किसी की बराबर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अभी उसमें क्या कि उसमें से 10 लोगों में से 5 लोगों ने बहुत मेहनत की और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे चले गए, बाकी 5 उसी नॉर्मल पोजीशन पे हैं। अब ये क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जो इन दोनों के बीच में इनक्वालिटी हो गई, वो एज अ 2 अलग अलग ग्रुप हो गए। अब ये क्या हुआ, अब उनकी फैमिलीज आई, उनके बच्चे हुए, तो जो प्रिविलेज ग्रुप है वो सारा प्रिविलेज अपने बच्चों को उनने दिया, जो अनप्रिविलेज है उन पे वो अनप्रिविलेज आया। तो ये क्या हो गया, ये हेरिडिटरी मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पास होने वाली चीज़ बन गई कि जिसको प्रिविलेज है वो सारे जनरेशन को प्रिविलेज तो हो रहे हैं, और जो अनप्रिविलेज है उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अनप्रिविलेज हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इनइक्वालिटी जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है। तो उसी के बारे में एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट, जो कि वुलरिज की बुक है, उसने उनने बताया है। Despite recognizing the potential for meritocracy to create a new elite, Woolridge believes in its intuitive fairness and proposes reforms that include making selective schools as escalator into the elite while improving access for underprivileged students and advocating better technical education. Despite मतलब हालांकि वो जो है पोटेंशियल ऑफ मेरिटोक्रेसी के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो एक नया इलीट क्लास बना दे, मतलब इलीट क्लास बना दे, मतलब इनक्वालिटी बढ़ा दे कि जो नॉर्मल या जो अनप्रिविलेज्ड है और किसी को कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाए बाय द वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, देयर हेरिडिटरी, अगर उनके घर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो पास डाउन हुए चीज़ें। तो ये डिस्पाइट कि उसमें एक पोटेंशियल है कि वो एलीट क्लास बना दे, बट उन वोल्टरिज क्या बिलीव करते हैं कि ये एक फेयर तरीका है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पे चीज़ों को देना, और उसमें रिफॉर्म्स बताते हैं कि कुछ उसमें हम रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जिससे एस्केलेटर्स इनटू द एलीट, मतलब एलीट की तरफ लोग आगे बढ़ सकें। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनके लिए एक्सेस है, और टेक्निकल एजुकेशन का जो एक्सेस है, ये सारा चीज़ें उनको दे सकते हैं ताकि वो एस्केलेट हो। एस्केलेटर क्या होता है, जो सीढ़ी होती है जो अपने आप आपको ऊपर ले जाती है, तो एज एन एस्केलेटर काम करेगा जो भी रिफॉर्म्स है या फिर एक्सेस टू एजुकेशन है, जिससे वो एलीट क्लास में जा पाए। ठीक है। AI is a disruptive factor. However, introducing artificial intelligence into the equation completely complicates the idea of reforming meritocracy. AI, with its rapidly evolving capabilities, will be reshaping merit and the idea of meritocracy in 6 ways. जो AI है उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर दिए हैं। अब ये जितना भी हमने डिस्कस किया कि मेरिट के बेसिस पे जो भी चीज़ें होंगी उसमें कुछ रिफॉर्म्स करके क्या हम अच्छा कर सकते हैं, उसके क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं। अब AI आ गया तो उसने ये इस पूरी डिस्कशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। AI विद इट्स रैपिडली इवॉल्विंग कैपेबिलिटी, मतलब AI की जो कैपेबिलिटी है वो रैपिडली बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है और डेवलप हो रही है। वो क्या करेंगी, मेरिट को रीशेप कर देंगी, और आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी का ये जो पूरा आइडिया है उसको किस तरीके से इंपैक्ट करेंगी, उसके 6 तरीके बताए हैं ऑथर ने। पहला क्या है, बाय इट्स वेरी नेचर एआई क्वेश्चंस द बेसिस ऑफ ह्यूमन मेरिट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉन ह्यूमन एंटिटी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क, मेकिंग डिसीजन एंड इवन क्रिएटिंग एट लेवल्स दैट कैन सरपास ह्यूमन एबिलिटीज। तो एआई का अपने नेचर अनुसार क्या करता है, एआई वो ह्यूमन के मेरिट को क्वेश्चन करता है। और वो एआई जो है एक नॉन ह्यूमन एंटिटी है, वो क्या करता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो टास्क परफॉर्म कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है,
और कुछ ऐसे लेवल्स बना सकता है जो कि जहाँ पे ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है वो उससे भी आगे निकल सकता है। If machine performs most tasks previously deemed as requiring human intelligence and creativity, the traditional metrics of merit become less relevant. अगर कोई एक ऐसा मशीन है जो सारे टास्क को परफॉर्म कर लेगा जिसको पहले ऐसा समझा जाता था प्रीवियसली डीम, मतलब जिसमें पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, अगर वैसे टास्क भी मशीन परफॉर्म करने लग जाए तो जो ट्रेडिशनल मेट्रिक्स मतलब फैक्टर्स हैं जिसमें मेरिट को हम लोग मेजर करते थे वो लेस रेलिवेंट हो जाएंगे, वो कम उस उन चीज़ों के फैक्टर्स का वो मतलब बन जाएगा, फिर उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। OpenAI Sora. OpenAI, so Sora is an OpenAI is evidence that creativity is not an exclusive human trait anymore. So Sora करके जो OpenAI है वो उसने काफ़ी ऐसे टास्क परफॉर्म करे हैं जो कि क्रिएटिव हैं और जिससे ये साबित हो गया है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या जो क्रिएटिविटी एक ह्यूमन का ट्रेट है, एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा नहीं है। सेकेंड क्या है, द एडवेंट ऑफ AI challenges द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंडिविजुअल मेरिट बाई प्रायोरिटाइजिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सो जैसे जैसे एडवेंट या शुरुआत हुई है AI की, वो ट्रेडिशनल आइडिया जो है मेरिट का उसको बाई प्रायोरिटिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मतलब वो टेक्नोलॉजी से जो एक्सेस ह्यूमन का है और AI का है उसको वो AI को प्रायोरिटी मिल रही है और नॉट नेसेसरी पर्सनलिटी बट बिकॉज ऑफ द इनहांस एबिलिटी ऑफ दिस टूल। और जो ये टूल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ह्यूमन और AI में अगर टेक्नोलॉजिकली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या साउंड है उसमें ऑब्वियसली AI जीत रहा है। Third, AI system trained by historical data can perpetuate and even exacerbate biases present in that data, leading to discriminatory outcome in areas such as hiring, law enforcement and lending. तो तीसरा क्या है, AI जो है जो हिस्टोरिकल डेटा को लेके भी जिसको ट्रेनिंग दी गई है वो क्या कर सकता है कि एक्सरवेट मतलब बहुत बद से बदतर करना, बहुत बुरा कर सकता है किस चीज़ को, बायस को, दैट प्रेजेंट इन डेटा। मान लो कोई डेटा है उसमें पर्टिकुलर एक्स लोकेलिटी से लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं और वाई लोकेलिटी से हायर कर रहे हैं और ये चीज़ आपने AI को बता दी कि एक्स से नहीं कर रहे हैं और हम हाई से कर रहे हैं, एक पैटर्न है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये और ज़्यादा बायस को एक्सरबेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, बुरा कर देगा सिचुएशन। तो अभी और भी जो लोगों ने अप्लाई किया एक्स और वाई से, अब ये क्या करेगा, इसके पास हिस्ट्री है, इसके पास नॉलेज है कि पास्ट में क्या हो रखा है कि एक्स वालों को नहीं ले रहे हैं, हम वाई वालों को ले रहे हैं, तो ये और ज़्यादा उसको बढ़ा देगा, ये भी वाई वाई वालों को लेता रहेगा। अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से सिचुएशन और बुरी हो जाएगी और ये डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाला जो है आउटकम बन जाएगा। और ये किस किस फील्ड में हो सकता है, हायरिंग में हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट में हो सकता है, लेंडिंग मतलब लोन कैसे लोगों को लोन देना है, तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही जो प्रॉफिट मेकिंग है आप दिए जा रहे हो, आप सोशल वेलफेयर के लिए किसान को लोन नहीं दे रहे हो या कोई एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसको नहीं दे रहे हो, तो मतलब जिस भी चीज़ में ऐसे और मल्टीपल कैटेगरीज या फील्ड्स हैं जहाँ पे ये बायस को बढ़ा सकता है। These biases can disadvantage groups which are already marginalized. See, अब ये उन लोगों के लिए खतरनाक है कि जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, उन लोगों के लिए ये और मुश्किल क्रिएट कर देगा। फोर्थ, a recent paper published in Nature Medicine showed that an AI tool can predict pancreatic cancer in a patient 3 years before the radiologist can make the diagnosis. चौथा क्या है कि पेपर पब्लिश हुआ है नेचर मेडिसिन में, जो एक ये मैगजीन या कोई जर्नल होगा, जो ये दिखाता है कि AI ने पैनक्रियाटिक कैंसर को 3 साल पहले बता दिया एज कम्पेयर टू जब रेडियोलॉजिस्ट ने उसको डिटेक्ट किया। Capabilities such as this can lead to displacement of jobs that involve routine predictable tasks. So इस तरीके की जो capabilities है जो AI की हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जॉब को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब जैसे डायग्नोसिस करने के लिए जो इतने लैब्स रहती हैं तो उसकी जगह एक AI ही आपको सारा डायग्नोसिस करके बता देगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। और इसका इस्तेमाल मल्टीपल फील्ड्स में किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे अगर आप मेडिकल रिलेटेड अगर आपको एग्जाम्पल दिया, दैट डजंट मीन कि अब वो मेडिकल फील्ड में ही होगा, वो बहुत सारी चीज़ों में इस चीज़ का जो भी नॉर्मल रूटीन टास्क होते हैं उसमें प्रेडिक्टेबल टास्क होते हैं कि हाँ इसको ऐसा ही करना है, एक प्रोसेस है, तो उसके लिए AI वो सारी जॉब्स को खत्म कर देगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट AI वुड इम्पैक्ट हाई वेज जॉब्स। इसका ये भी मतलब है कि हाई वेज जिन जॉब से मिल रहे हैं उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। रिगार्डलेस ऑफ दीज AI वुड पुश द वर्क फोर्स टुवर्ड आइदर हाई स्किल हाई वेज जॉब्स इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी और लो स्किल लो वेज जॉब्स रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस एंड पर्सनल इंटरेक्शन विच AI कैन नॉट रिप्लिकेट इट। इससे क्या होगा, इसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि AI लोगों को हाईली स्किल्ड और हाई वेज जॉब्स की तरफ करेगा। डेफिनेटली अब लो स्किल वाले या जो रूटीन टास्क हैं उसमें AI काम कर रहा है तो वो तो जॉब्स कट कर दी वो वाली। अभी क्या बची, अब आप हाई स्किल होगे, अगर आपके पास हाई स्किल है तो आप हाई वेज ऑब्वियसली के लिए एलिजिबल होगे, या कोई ऐसा काम जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है और और या फिर जो लो स्किल जॉब्स हैं या लो वेज जॉब्स हैं जहाँ पे एक फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत होती है वो AI नहीं कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल लो स्किल तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज एवरी वर्क रिक्वायर सम स्किल, बट फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ होम या बिल्डिंग अ हाउस एक एग्जांपल है ये। आपको ईंट के ऊपर ईंट रखनी है, फिर आपको सीमेंट बना के उसके ऊपर रखना है, दिस AI कैन नॉट डू, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी हाई स्किल, इट रिक्वायर सम लो स्किल। सो इस तरीके की जॉब जहाँ पे एक फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, एक इंसान जिंदा इंसान को काम करने की जरूरत है, ये ऑब्वियसली AI कैन नॉट रेप्लिकेट। सो इस केस में फिर ये सारी जॉब्स बच जाएंगी जहाँ बहुत ज़्यादा हाई स्किल और हाई वेजेस दिए जाते हैं, और लो स्किल वेयर फिजिकल प्रेजेंस और पर्सनल इंटरैक्शन ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, आप एक स्टैंडर्ड सिलेबस और मे बी AI आपको पढ़ा देगा कि हाँ ठीक है ये है ये है ये है, बट पर्सन टू पर्सन डाउट्स जो आ रहे हैं, किसको क्या डाउट आ रहा है,
वो बहुत हद तक एआई नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से फीड नहीं कर सकते हो आपकी किसको क्या डाउट आएगा। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड लाइक ग्लॉसरीज जैसे होती हैं उस टाइप की चीज़ें इसमें फीड हो सकती हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होगा बट नॉट कम्प्लीटली। This polarization will exacerbate socioeconomic disparities as individuals without access to high-level education and training are pushed towards low-wage roles. ये polarization का मतलब अभी हमने पढ़ा था, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, दोनों अलग-अलग, बिल्कुल दोनों को अलग-अलग ग्रुप में डाल दिया। ये क्या करेगा, और भी बुरा कर देगा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब सोशल और इकोनॉमिक, जैसे सोशल हुआ, कोई कास्ट हुआ, क्रीड हुआ, रेस हुआ, इकोनॉमिक रिलेटेड टू मनी। सो इन सब में जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उन सब में और ज़्यादा वो डिवाइड को बढ़ा देगा। और जिन ऐसे लोग जिनको बहुत हाई लेवल के एजुकेशन का एक्सेस नहीं है या बहुत हाई लेवल ट्रेनिंग्स जिनको नहीं मिली है, वो लो वेज रोल की तरफ उनको धक्का दे दिया जाएगा कि यू हैव टू डू दिस वर्क। फिफ्थ, द ओपेक, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पर आप ना देख सको। द ओपेक नेचर ऑफ मेनी एआई एल्गोरिदम कपल्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू टेक जायंट्स पोज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू अकाउंटेबिलिटी। तो जो कुछ एल्गोरिदम्स हैं एआई की, और कपल कुछ एआई एल्गोरिदम्स और फ्यू पावर इन फ्यू टेक जायंट्स, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज टेक जायंट्स हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो ये काफ़ी रिस्की हो सकती है। किस चीज़ के लिए? अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि मतलब उनके एक्शंस के लिए, मतलब कौन अकाउंटेबल है, क्योंकि कुछ है एल्गोरिथम विच आर डेडली, विच आर बहुत, मतलब जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और टेक जायंट्स हैं जो इन चीज़ों के ऊपर ही काम करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन एक क्रिएट हो जाएगी। In a meritocratic society, individual must understand the criteria by which efforts and talents are evaluated. एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल, एक इंसान को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर उसके एफर्ट्स और टैलेंट्स को इवैल्यूएट किया जा रहा है। हाउएवर द ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ मेनी एआई सिस्टम कैन ऑब्सक्योर दीज क्राइटेरिया, मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल टू नो हाउ टू एडवांस और चैलेंज डिसीजन मेड बाय एआई, thus eroding the meritocratic ideal. ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ एआई अभी हमने पढ़ा था कि उसका मतलब होता है कि किस तरीके से आप उस डिसीजन पे पहुंचे हो, क्या इनपुट दिया गया है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, वो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, और आपको बस रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मतलब दिस एक्ट्स एज अ इम्पेनिट्रेबल सिस्टम, मतलब इसमें आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो कि क्या प्रोसेस फॉलो किया गया है, यू विल जस्ट गेट द रिजल्ट। तो एआई का जो ये नेचर, बहुत सारे एआई सिस्टम का ऐसा नेचर है कि आपको कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है बैकग्राउंड में। ये क्या कर सकता है कि सारी क्राइटेरियाज को ऑब्सक्योर कर सकता है, और एक किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल बना सकता है कि हाउ टू किस तरीके से आगे बढ़ें और चैलेंज करें इस डिसीजन को जो एआई ने लिया है। और ये क्या कर रहा है कि धीरे धीरे मेरिटोक्रेटिक जो आइडियल्स हैं उनको खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। सिक्स, एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल द कोर ऑफ एआई पावर लाइन डेटा एंड एल्गोरिदम दैट प्रोसेस दिस डेटा। सिक्स क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एआई की जो पावर है वो किस चीज़ पे लाई करती है? डेटा और एल्गोरिदम्स के ऊपर, जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं। ऑब्वियसली आप हिस्ट्री जो सिस्टम में फीड है, जो इनपुट्स हैं, उस बेसिस पे ही एआई डिसीजन लेता है। अदरवाइज इफ यू डिलीट एवरीथिंग इट इज़ जस्ट अ सिस्टम, नथिंग एल्स। बट द डेटा फीडेड और जो एल्गोरिथम्स हैं जो कि बहुत पावरफुल है कि किस वो पैटर्न ऑब्जर्व करके आपको कंक्लूड करके रिजल्ट दे रही है। तो मतलब अगर ये दोनों चीज़ें हम देखें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एआई अगर क्या है, तो दैट इज डेटा एंड एल्गोरिथम्स। टेक जायंट विद एक्सेस टू अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम ऑफ डेटा हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन ट्रेनिंग मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट एआई मॉडल। जो कि टेक जायंट्स हैं, अब टेक जायंट्स में एग्जांपल्स दे देती हूँ, बट ये ऐसा नहीं है कि बस यही टेक जायंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते हो जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, आप जो भी शॉपिंग की वेबसाइट्स यूज़ करते हो, तो आप किस तरीके से क्या पैटर्न सर्च कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप क्या देख रहे हो, तो एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो ये जो टेक जायंट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा है, अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ, मतलब जितना पहले कभी नहीं था उतना आज की डेट में उनके पास डेटा है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है उसके पास एक स्पेशल और एक अलग तरीके का एडवांटेज है कि वो अभी इतने सारे डेटा से अपने एआई को वो ट्रेन कर सकते हैं, और वो हाईली ट्रेंड एआई विद द लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा वो क्या कर सकता है, एक बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। This data hegemony means that these entities can set the standards for what constitutes merit in the digital age, potentially sidelining smaller players who may have innovative idea but need access to similar data sets. So ये जो hegemony का मतलब पता है, एक का कंट्रोल दूसरे के ऊपर, ये एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। जिनके कौन सेट कर सकते हैं? जिनके पास बहुत सारा डेटा अब आज की डेट में आ गया है, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि व्हाट कंस्टिट्यूट मेरिट, मेरिट का क्या मतलब होना चाहिए, मेरिट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए डिजिटल एज में। और वो साइड लाइन किसको कर सकते हैं? जो छोटे छोटे प्लेयर हैं जिसके पास इनोवेटिव आइडिया तो हो सकते हैं बट उनके पास सिमिलर डेटा सेट या सिमिलर अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है। Thus, recalibrating meritocracy in the face of AI advancement demands a sophisticated understanding of the interplay between technology and societal structures. सो मेरिटोक्रेसी को फिर से रिकैलिब्रेट करना एआई के एज में एक क्या डिमांड करता है कि आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करो बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और उस पे सिर्फ एआई या सिर्फ मेरिटोक्रेसी हम नहीं कर सकते, हम लोगों को एक दोनों को साथ में लेके चलना होगा और एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा ताकि जिसमें दोनों के फैक्टर्स हम इंक्लूड कर पाएँ। It calls for a deliberate rethinking of how merit is defined and rewarded when AI tools can both augment human capabilities and deepen existing inequalities. हमको फिर से रीथिंक करना पड़ेगा
कि मेरिट को कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए और कैसे उसको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए, जबकि एआई टूल्स जो हैं वो क्या कर, ऑगमेंट मतलब बढ़ा देना, वुमेन कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग इनक्वालिटीज़ है उसको भी ये बढ़ा सकते हैं। तो इस स्टेज में हमें क्या करना होगा, हमें मेरिट को डिफाइन और रिवॉर्ड करने के लिए फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से उसको डिफाइन या रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने एंड ऑफ दिस स्लाइड आई हैव मेंशन एवरीथिंग। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया हो और इफ़ यू वांट एनीथिंग विच यू वांट मी टू चेंज, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड comment and let me know how do you feel by watching these videos. And thank you so much. Love you all. Bye bye.